नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को देखने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो नया अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है उसके अंदर सिटीजनशिप को लेकर क्या प्रावधान है और किस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। और देखेंगे जो सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना दोस्तों उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, अर्ध सत्य देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। तो दोस्तों ये वीडियो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें दोस्तों ये जो उठाया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीधा भारत सरकार का जो राजपत्र है द गजेट ऑफ इंडिया है वहाँ से हमने इस एक्ट को उठाया है। सो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रावधान हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो भी कम्युनिटी है, कितनी कम्युनिटी दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो भी हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पर्शियन और क्रिश्चियन ये जो कम्युनिटी है दोस्तों इनके लिए प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये इन कम्युनिटी के लिए प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। और यदि ये कहाँ से है दोस्तों, और यदि ये जो कम्युनिटी है 3 राज्य से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है, जिन्होंने क्या दोस्तों एंट्री कर ली है 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों हमें ये भी देखने को मिलेगा जो फॉरेन एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट 1996 है, 86 है, उसमें क्या दोस्तों ढील देने का काम किया है। इसके अंदर दोस्तों कहा गया है कि शाल नोट बी ट्रीटेड अस इलीगल माइग्रेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें दोस्तों बोला गया है कि जिन लोगों ने भी अवैध रूप से भारत के अंदर एंट्री की है वे क्या है दोस्तों अब इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है। जिन्होंने क्या दोस्तों 31 दिसंबर 2014 के अंदर उससे पहले भारत के अंदर एंट्री ले चुके हैं। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या दोस्तों भारत के अंदर इन्हें क्या है सिटीजनशिप देने का काम किया जा रहा था। दोस्तों इसके अंदर क्या है रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा। दोस्तों कुछ चीज़ें फुलफिलमेंट करने के लिए कुछ कंडीशन भी रखी है, इसको सेक्शन 5 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यह भी हमें देखने को मिलेगा, जो भी व्यक्ति यदि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इन क्षेत्रों में जो छठवीं शेड्यूल के जो एरिया है यदि उनके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा तो उनको क्या है दोस्तों सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ के साथ में यदि कोई इनर लाइन परमिट एरिया वाले में है तो उस व्यक्ति को भी क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, उसे भी सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि पर्सन बिलोंगिंग टू सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पर्शियन और क्रिश्चियन कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इन राज्यों से जो भी दोस्तों परसिक्यूट होकर आए हैं, क्या है दोस्तों परसिक्यूट होकर भारत के अंदर अवैध प्रवास किया है, तो इन लोगों को क्या है दोस्तों इन्हीं लोगों को दोस्तों क्या सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है। दोस्तों इसके अंदर जो नेचुरलाइजेशन टाइम पीरियड है उसको क्या है 11 वर्ष से घटाकर मात्र 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। सो दोस्तों एक बार हम ठीक से समझते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा 2019 का है उसके अंदर हमें कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है दोस्तों 2019 हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर सबसे पहले हम की प्रोविज़न की बात करेंगे कि इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रोविज़न कौन कौन से हैं ताकि हम इसका बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि इलीगल माइग्रेंट हु विल क्या है दोस्तों फुलफिल 4 कंडीशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन 4 क्राइटेरिया को या 4 कंडीशन को फॉलो कर लेता है या उसको फुलफिल कर देता है तो दोस्तों उसको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। सो दोस्तों यदि बात करें तो क्या है, यदि वे क्या है दोस्तों हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और पारसी हैं, यदि इन कम्युनिटी से दोस्तों ये बिलोंग करते हैं तो वे क्या है अवैध क्या है दोस्तों इलीगल माइग्रेंट अवैध प्रवासी नहीं कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि यदि वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं तो वे क्या है इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएंगे। तीसरी कंडीशन है दोस्तों यदि उन्होंने भारत के अंदर जो प्रवेश लिया है कब 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रवेश लिया है तो वे भी क्या है दोस्तों इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यदि वे क्या है दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा
छठवीं शेड्यूल के अंदर जो एरिया है दोस्तों, कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अंदर नहीं रह रहे हैं, यदि उनकी एंट्री इन एरिया में नहीं है तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। और साथ के साथ यदि क्या है दोस्तों, यदि वे इनर लाइन परमिट वाले एरिया में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन एरिया के अंदर दोस्तों अवैध रूप से माइग्रेट नहीं किए हैं, तो उनको भी दोस्तों क्या है, सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। साथ के साथ दोस्तों इसके अंदर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो कार्बी आंगलोंग असम, गारो हिल्स मेघालय और चकमा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम और त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, यदि इन क्षेत्रों में भी यदि इन लोगों का बसावट नहीं है तो उन्हें भी क्या है दोस्तों, इलीगल माइग्रेंट नहीं समझा जाएगा, उन्हें क्या है, सिटीजनशिप के लिए योग्य माना जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जो लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप विल बी क्लोज। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो यदि किसी ने उपरोक्त चारों पांचों कंडीशन फुलफिल कर दी है तो उस व्यक्ति को दोस्तों क्या है, अब इलीगल माइग्रेंट नहीं समझा जाएगा और सिटीजनशिप के लिए जो उसकी अयोग्यता को क्या दोस्तों क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब उस व्यक्ति को सिटीजनशिप के लिए क्या दोस्तों योग्य माना जाएगा। साथ के साथ यदि दोस्तों हमें इसका एक और महत्वपूर्ण प्रोविज़न देखने को मिलेगा कि जो पहले टाइम पीरियड था नेचुरलाइजेशन के लिए 11 साल, उसको दोस्तों क्या कर दिया गया है, उसको अब मात्र 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ के साथ ये इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत आधार पर सिटीजनशिप प्राप्त करने की कोशिश की है तो उनको क्या है दोस्तों, सिटीजनशिप से वंचित भी किया जा सकता है। तो ये दोस्तों कुछ आधार बताए गए हैं, ये 5 आधार हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले हमें इस बात को भी जानना होगा कि आखिर किसी भी व्यक्ति को जब नागरिकता मिलती है तो उसको कौन कौन से लाभ हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि जब हम किसी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को देश की नागरिकता मिल जाती है तो उसको कौन कौन से लाभ देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, पर्शियन, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, यदि इन लोगों को क्या है दोस्तों नागरिकता मिल जाती है तो इनको कौन कौन से लाभ हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला दोस्तों इसमें बोला गया है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्तों यदि भारत का संविधान का जो आर्टिकल 15 बोलता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब दोस्तों आर्टिकल 16 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, रोजगार से, सरकारी रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा, तो इसका हकदार भी क्या है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन, मूवमेंट, रिसाइड एंड प्रोफेशन। सो दोस्तों आर्टिकल 19 के अंदर जो लाभ हैं वे भी उस व्यक्ति को मिलेंगे। इसका मतलब दोस्तों कि अब ये लोग भी अपनी बात रख पाएंगे और ये लोग भी क्या है दोस्तों अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन डेमोक्रेसी, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है दोस्तों, आर्टिकल 29-30 के अंदर जो कल्चरल राइट हमें देखने को मिलते हैं वे भी इन लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये हमें देखने को मिलेगा कि राइट टू वोट इन इलेक्शन, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रूप से हमें याद रखना है कि जब इन लोगों को क्या है सिटीजनशिप मिल जाएगी तो ये दोस्तों क्या है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने योग्य हो जाएंगे, ये लोग चुनाव के अंदर वोट डालने के योग्य हो जाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि बीजेपी चुनाव से पहले इन लोगों को सिटीजनशिप दे देती है तो ये क्या है दोस्तों भारत का जो होने वाला चुनाव है इसको प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या है हमें देखने को मिलेगा कि इतनी सारी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि ये सिटीजनशिप को लेकर इसके अंदर बहुत सारी लूप होल्स हमें देखने को मिलेंगे। पहले इन लूप होल्स को हमें कम करना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों राइट कॉन्टेस्ट मेंबरशिप एंड पार्लियामेंट, दोस्तों एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दोस्तों यदि इन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है तो ये लोग भी क्या है दोस्तों अब एमपी और एमएलए बन सकते हैं। तो ये लाभ भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड कंटेंट पब्लिक ऑफिस। तो दोस्तों अब ये क्या है किसी भी पब्लिक ऑफिस या किसी पब्लिक पद पर क्या है आसीन हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों फिर अब ये प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, मतलब दोस्तों ये सब कुछ बन सकते हैं। जो जो एक भारतीय नागरिक बन सकता है दोस्तों वे सब बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों एक फैक्ट की बात करेंगे यहाँ पर कि
In India, citizen by birth as well as naturalization eligible office as president while the USA only citizen by birth। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि भारत के अंदर यदि आप नेचुरलाइजेशन से भी भारतीय सिटीजन बन गए तो वो व्यक्ति भी क्या है भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब दोस्तों क्या है वो व्यक्ति भी भारत का क्या है प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अमेरिका की यदि बात करें, अमेरिका में केवल वही व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है जो जन्म से यूएसए का नागरिक है। तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगा कि यूएसए के अंदर क्या है दोस्तों वही व्यक्ति बन सकता है जो जन्म से क्या है दोस्तों यूएसए का नागरिक है। मतलब वो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से यदि यूएसए का नागरिक बना है तो उसको क्या है दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है दोस्तों उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप ओनली। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि भारत क्या है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। तो दोस्तों लेकिन यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है दोस्तों और स्विट्जरलैंड में इन्होंने क्या है सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप अपनाया गया था। दोस्तों पूरा का पूरा जो लोग को भी दोस्तों हम अभी सिटीजनशिप देने वाले हैं वे क्या है पूरे भारत के अंदर कहीं भी आवागमन कर सकते हैं कुछ प्रावधानों के प्रतिबंधन के साथ। ठीक है, अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की यदि बात करें कि जो नागरिकता के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमें क्या देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में दोस्तों हमें नागरिकता से संबंधित हमें प्रोविज़न देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल ठीक है 9। ठीक है, आर्टिकल 9 इसमें बोल रहा है कि आर्टिकल 9 में कहा जा रहा है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति क्या है कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य राज्य की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी भारत की जो सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली क्या है समाप्त हो जाती है। दोस्तों आर्टिकल 10 बोलता है कि कंटिन्यू ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यदि आपको एक बार यदि आपको सिटीजनशिप मिल गई है तो सिटीजनशिप के जितने भी लाभ है आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। यदि पार्लियामेंट अब नए प्रकार के लॉ भी बनाएगी तो उन नए लॉ या उन नए एक्ट के अंदर जो भारतीयों को लाभ मिल रहे हैं वे बाकी लोगों को भी लाभ मिलते रहेंगे यदि एक बार आप सिटीजनशिप बन गए हो चाहे किसी भी माध्यम से। ठीक है, आर्टिकल 11 बोलता है दोस्तों आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि भारत की जो संसद है उसको इस बात की शक्ति है कि वह क्या है दोस्तों सिटीजनशिप से संबंधित क्या है किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, सो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो 1955 का था 1955 के एक्ट में क्या दोस्तों 2019 में क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर संशोधन किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमें पहले ये थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप किन किन तरह से मिल सकती है। तो देखना दोस्तों कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कितने प्रकार से मिल सकती है और किन किन तरीकों से हमें देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों जन्म के द्वारा आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बाय डिसेंट के द्वारा आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम बात करेंगे अदनान स्वामी जो पाकिस्तान के सिंगर हैं। तो दोस्तों अदनान स्वामी को क्या है भारतीय नागरिकता प्रदान की गई बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नेचुरलाइजेशन। तो दोस्तों इसी नेचुरलाइजेशन के द्वारा ही दोस्तों बीजेपी ने अमेंडमेंट एक्ट करके क्या है दोस्तों बाय नेचुरलाइजेशन के माध्यम से ही सिटीजनशिप देने की बात कही है। ठीक है, तो दोस्तों नेचुरलाइजेशन की यदि बात करें तो नेचुरलाइजेशन के लिए दोस्तों इतने कुछ प्रमुख मानदंड हमें देखने को मिलेंगे कि ये प्रमुख मानदंड दोस्तों उस व्यक्ति को पूरे करने पड़ेंगे तभी क्या है दोस्तों वह नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सिटीजनशिप बन सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक प्रोविज़न ये भी हमें देखने को मिलेगा कि यदि सरकार चाहे तो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सरकार चाहे तो इन सभी के सभी कंडीशन को नेचुरलाइजेशन के लिए माफ़ भी कर सकती है। सो दोस्तों अभी हाल ही में इसी माफ़ी के कारण नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सिटीजनशिप देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी। तो दोस्तों यदि हम किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं उसको भारतीय भूभाग का हिस्सा बना लेते हैं तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे दोस्तों उनको ऑटोमेटिकली क्या है दोस्तों भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें दोस्तों जैसे कि भारत है और भारत में जम्मू कश्मीर वाला पूरा एरिया अभी तो दोस्तों 50% 60% एरिया यदि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को यदि
कर लिया जाएगा। तो दोस्तों जो आज़ाद कश्मीर बोलता है पाकिस्तान, तो वो वाला एरिया भी दोस्तों अब भारत के अंदर ही मिल जाने के बाद वहाँ के जो लोग होंगे वे भी दोस्तों भारतीय कहलाएंगे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। तो दोस्तों इन इतने माध्यम से क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि सिटीजनशिप प्राप्त की जा सकती है, राइट। अब बात करेंगे दोस्तों कि सीए को लेकर आंदोलन क्यों हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी कौन कौन सी भूमिका हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब मेन मुद्दे की कि आखिर इतना ये आंदोलन क्यों हो रहा है और कौन कौन सी प्रमुख समस्या हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपोजिशन के आर्ग्यूमेंट देखेंगे कि अपोजिशन कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दे रही है इस सीएए को लेकर, ठीक है। सो दोस्तों पहला आर्ग्यूमेंट यदि हम बात करें तो पहला आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि ये जो सीएए का जो एक्ट लाया गया है ये क्या है दोस्तों असंवैधानिक है। दोस्तों क्यों बताया जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि असंवैधानिक बताया जा रहा था। दोस्तों ये बोल रहा है कि जो आर्टिकल 15 है वो ये बोलता है कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के साथ क्या दोस्तों भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों ये बोल रहा है सीए जो भी एक्ट लाया गया 2019 का अपडेट संशोधन है, इसमें बोला जा रहा है कि ये धर्म के आधार पर क्या है दोस्तों, ये बोल रहा है कि ये धर्म के आधार पर यहाँ पर हमें क्या है दोस्तों भेदभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दोस्तों इसके आर्ग्यूमेंट में इसका एंटी आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है कि क्या दोस्तों सरकार का जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से संवैधानिक हमें देखने को मिलेगा। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि ये पूरी तरीके से संवैधानिक है, तो ये बोल रहे हैं दोस्तों कि भारत का संविधान क्या है दोस्तों पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्या है दोस्तों सकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान करता है, ठीक है। साथ के साथ दोस्तों सरकार के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि जो नागरिकता देने का आधार है क्या है परसिक्यूशन की बात क्या है दोस्तों कि परसिक्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन। तो दोस्तों वहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उन माइनॉरिटीज़ का जो परसिक्यूशन हो रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है दोस्तों, क्या है दोस्तों सरकार ने बोला कि हमने धर्म को नहीं उत्पीड़न को आधार बनाया। तो दोस्तों हम जो सिटीजनशिप दे रहे हैं दोस्तों हम उत्पीड़न को आधार बनाकर दे रहे हैं, ना कि धर्म को आधार बनाकर। सो दोस्तों ये इस तरह से बताया जा रहा है कि हमारा जो अमेंडमेंट है वो पूरी तरीके से संवैधानिक है। सो दोस्तों यहाँ पर क्या है सरकार बिल्कुल जीतती हुई नज़र आती है कि डेफिनेटली उत्पीड़न के आधार पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को परसिक्यूशन क्या है उत्पीड़न के आधार पर दोस्तों नागरिकता दी जा सकती है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से संवैधानिक हमें देखने को मिलेगा। दूसरा बात करेंगे इंक्रीज ऑफ हिंदू वोटर्स, ठीक है, एंड वोटिंग बीजेपी। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह से जब आप वोटिंग राइट दोगे तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जो हिंदू के जो वोट्स है वो बढ़ जाएंगे और साथ का साथ ये अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसके अंदर बीजेपी को क्या है दोस्तों बढ़त देखने को मिलेगी। सो दोस्तों ये जो है विपक्ष के द्वारा आर्ग्यूमेंट लगाया जा रहा था दोस्तों ये कहीं ना कहीं सही भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यदि दोस्तों चुनाव से पहले सिटीजनशिप दे दी गई तो डेफिनेटली जिन लोगों को सिटीजनशिप मिली है वे तो दोस्तों सरकार को ही फेवर करेंगे और इससे दोस्तों हमें एक बड़े लेवल का ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा वोटिंग बिहेवियर में और साथ के साथ सीटों के जीतने में। इसलिए दोस्तों मोदी सरकार बोलते हैं कि इस आपकी बार 400 पार, ठीक है। तो शायद मेरे को लगता है इसका एक बड़ी वजह ये भी देखने को मिल सकती है कि सिटीजनशिप देने से निश्चित रूप से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर विपक्ष का आर्गूमेंट थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सीए इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमने देख लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडिया विल बिकम क्राइम हब। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया क्या है दोस्तों क्राइम हब बन जाएगा, ठीक है। क्या है दोस्तों क्राइम हब बन जाएगा, किसके द्वारा अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों अपोजिशन कहती है कि भारत क्या है दोस्तों क्राइम हब बन जाएगा। सो दोस्तों अधिकांश देखा गया है कि जब भी इस तरह का अवैध प्रवासन होता है तो हमें क्या है दोस्तों क्राइम रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यदि हम बात करेंगे यूरोप के अंदर भी दोस्तों बहुत सारा अवैध प्रवासन हमें देखने को मिलता है, चूँकि उनके पास क्या है कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, रोज कोई स्किल सेट नहीं होता है और उनको क्या है प्रॉपर नागरिकता नहीं मिली होती है। तो क्या है दोस्तों वे इलीगल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इंडल्ज हो जाते हैं, चाहे वो फिर ट्रैफिकिंग करना हो, सेक्स वर्क करना हो, चाहे
वे सारी आतंकवादी गतिविधियां करना। सो यस दोस्तों, ये हमें देखने को मिलेगा कि ये डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की यदि बात करें दोस्तों, तो इन्होंने बोला है कि पिछले कुछ दशक में क्या है, क्राइम रेट में हमें कमी देखने को मिली है। सो दोस्तों यदि हम बात करें कि क्या है, जो लोग 2014 से पहले भारत के अंदर अवैध रूप से आ चुके हैं दोस्तों, यदि उनके आने से क्राइम रेट बढ़ता तो निश्चित नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको बढ़ते हुए क्राइम की सूचना देता। लेकिन दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि क्राइम रेट में हमें कमी देखने को मिली है। इसका मतलब दोस्तों भारत के अंदर क्या है, क्राइम रेट नहीं बढ़ा है। इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसका पड़ाला हमें ज़्यादा भारी देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से यदि हम लोगों को सिटीजनशिप देते रहेंगे तो भारत क्या है दोस्तों, एक धर्मशाला बन जाएगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है अपोजिशन पार्टी के द्वारा। सो दोस्तों यदि हम बात करेंगे, ठीक है, कि क्या भारत एक धर्मशाला बन जाएगा, तो दोस्तों ये हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यदि हम बात करेंगे इस एरिया की जो बांग्लादेश तरफ से आ रहे हैं, तो उनको दोस्तों हम सिटीजनशिप देने की बात नहीं, जो जो लोग अवैध रूप से आ रहे हैं, जो क्या है दोस्तों, उनको हम सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, जो असम में, मेघालय में, मिजोरम में है। ठीक है, और दोस्तों इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, वे क्या है दोस्तों, उनको हम सिटीजनशिप नहीं देने जा रहे हैं। और नहीं दोस्तों हम अन्य प्रकार के लोगों को सिटीजनशिप देने जा रहे हैं। ठीक है, केवल उन लोगों को ही सिटीजनशिप देने जा रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। सो दोस्तों इसमें अमित शाह का एक बयान भी हमें देखने को मिलेगा। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 2000 तक जो आ ही चुके हैं, हम केवल उन लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत क्या है, धर्मशाला नहीं बनने जा रहा। तो ठीक है, तो क्या दोस्तों, भारत क्या है, धर्मशाला नहीं बनने जा रहा। तो ये भी दोस्तों, इसमें भी क्या दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हमें अधिक स्ट्रांग देखने को मिलता है। सो दोस्तों जहाँ तक संवैधानिकता की बात थी, उसमें भी दोस्तों हमने देख लिया है कि ऑन द बेस ऑफ परसिक्यूशन, क्या दोस्तों, उत्पीड़न के आधार पर क्या है दोस्तों, सिटीजनशिप दी जा रही है। तो दोस्तों उत्पीड़न के आधार पर दी जाए, तो इसलिए दोस्तों हमें यह पूरी तरीके से संवैधानिक देखने को मिलता है। दोस्तों यदि बात करेंगे उत्पीड़न की, तो यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की यदि बात करें जो ऑफिशियल डेटा के अनुसार, तो 1947 में दोस्तों जो माइनॉरिटी थी, जिसमें हिंदू और बाकी लोग भी थे, ये उनकी जो आबादी थी लगभग कितनी, 25%, हमें लगभग 25% देखने को मिलती थी। लेकिन आज की करंट स्थिति की यदि हम बात करें, तो आज मुश्किल से 1% लोग ही दोस्तों क्या है, वहाँ पर माइनॉरिटी है। बाकी सब दोस्तों या तो उनको मार दिया गया, या तो उनका कन्वर्जन हो गया, या तो वे दोस्त क्या है दोस्तों, देश छोड़कर भाग चुके हैं। सो दोस्तों ये इस तरह का हमें देखने को मिलेगा कि ये उत्पीड़न का लेवल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वही यदि हम बात करें बांग्लादेश की, क्या दोस्तों, बांग्लादेश की यदि हम बात करें, तो बांग्लादेश में यदि हम बात करें, तो दोस्तों 1947 में यदि हम बात करें, तो लगभग 30% क्या दोस्तों, माइनॉरिटीज़ और हिंदू वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आज करंट की यदि हम बात करें, तो आज मुश्किल से 6 से 7% लोग ही दोस्तों वहाँ पर हमें माइनॉरिटीज़ देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अन्य समुदायों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। सो दोस्तों निश्चित रूप से CAA के अंदर जो प्रोविज़न किए गए हैं, वे क्या है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखकर बना गया। सो डेफिनेटली दोस्तों हमारे CAA का जो एक्ट है, वो बिल्कुल हम ये कहेंगे कि एक सही कदम हमें देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों, गलत कदम ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों इलेक्शन के ठीक कुछ समय पहले, क्या दोस्तों, इलेक्शन के कुछ ठीक समय पहले ये सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी को फ़ायदा देने वाला काम करेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितने भी अवैध प्रवासी आ ही चुके थे, जब कांग्रेस का समय था, कांग्रेस ने भी इसी तरह के वादे किए थे कि हम इन लोगों को सिटीजनशिप देने का काम करेंगे। जैसे कि दोस्तों जब जर्मनी ने यहूदियों का परसिक्यूशन किया था, तो तब हमने क्या दोस्तों, यहूदियों को भी क्या है दोस्तों शरण दी थी, और उसके बाद उनको भी दोस्तों क्या हमने सिटीजनशिप दी थी। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से हमें सबसे ज़्यादा गंभीर चिंताजनक मुद्दे हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों यदि हम बात करें, जो सबसे बड़ा अभी मुद्दा है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि जो USA के अंदर दोस्तों जो व्यक्ति जन्म से क्या है दोस्तों, बाय बर्थ मतलब जन्म से वहाँ का नागरिक है, वही व्यक्ति क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यदि हम बात करें कि अब ये लोगों को, यदि इन लोगों को भी क्या है दोस्तों सिटीजनशिप दे दी गई, तो ये लोग भी क्या है दोस्तों, अब राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाएंगे, या फिर किसी भी प्रकार के
जो पब्लिक ऑफिस है या ये सरकारी रोजगार है या किसी प्रकार की भी पब्लिक एक्टिविटी है उसके अंदर ये शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि इस एकदम से यदि ये लोग सिस्टम के अंदर घुसेंगे तो इस हमें देखने को मिलेगा ये किसी न किसी प्रकार का हमें दोस्तों क्या है थ्रेट, हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर थ्रेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी यदि बात करेंगे नेचुरलाइजेशन की। ठीक है दोस्तों, नेचुरलाइजेशन की यदि हम बात करें तो हमने क्या दोस्तों 11 वर्ष से घटाकर इसको कितना कर दिया है 5 वर्ष, तो मात्र 5 वर्ष। यदि हम बात करें यूएसए की, क्या है दोस्तों हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर जो नेचुरलाइजेशन पीरियड है 134 वर्ष, तो क्या दोस्तों 134 वर्ष को जिंदा भी रहता है। तो लेकिन दोस्तों इसमें बताया गया कि नेचुरलाइजेशन मतलब आप अवैध रूप से प्रवासी बन चुके हो भारत अमेरिका के अंदर, तो आपको 134 साल के बाद ही क्या दोस्तों वहाँ की नागरिकता दी जाएगी। यदि हम बात करें यूएई की, ठीक है, यूएई की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ का जो नेचुरलाइजेशन पीरियड है वो है कितना 30 वर्ष। मतलब यदि आप 30 वर्ष तक अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हो तब उस 30 वर्ष के बाद ही क्या दोस्तों आपको नागरिकता वहाँ की दी जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण चिंता देखने को मिल रही है कि हमने जो एकदम से 11 वर्ष को 5 वर्ष कर दिया है और एकदम से क्या दोस्तों हम इन सब लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो इसके कुछ गंभीर परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि यदि हम बात करें दोस्तों, भारत खुद अभी क्या है दोस्तों विकासशील देश की श्रेणी में, क्या दोस्तों भारत खुद अभी क्या है दोस्तों विकासशील देश की श्रेणी में। यदि हम बात करें दोस्तों भारत के अंदर डेवलप्ड कंट्री के लक्षण भी हमें देखने को मिलेंगे, भारत के अंदर हमें डेवलपिंग कंट्री के लक्षण भी देखने को मिलेंगे और भारत के अंदर दोस्तों लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लक्षण भी हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि हम बात करें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि जो प्रधानमंत्री की जो गरीब कल्याण योजना है उसके अंदर बोला कि जो हमारे जो 80 करोड़ देशवासी उसको हम फ्री में क्या दे रहे हैं, फ्री में अन्न देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी भारत खुद ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी। ठीक है, तो जब हम इन लोगों को भी सिटीजनशिप दे देंगे तो क्या भारत के पास इतने संसाधन हैं, क्या भारत के पास इतने संसाधन हैं कि इन लोगों को दोस्तों सिटीजनशिप देने के बाद जो सिटीजन्स के राइट होते हैं उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा पाएगा और साथ के साथ उनको एक अच्छा जीवन दे पाएगा। तो ये दोस्तों हमारा चिंता का विषय है और ये एक विचारणीय मुद्दा भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों तो हमारे लिए एक सबसे प्रमुख मुद्दा बनेगा राष्ट्रीय सुरक्षा का। क्या दोस्तों, यदि हमने इतने सारे लोगों को क्या दोस्तों सिटीजनशिप दे दी तो हमारे लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बनेगा। यदि कोई आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो 2014 से ही क्या दोस्तों भारत में, उसके पहले से ही भारत के अंदर अवैध प्रवासी बनकर रह रहा है, यदि रह रहा है तो उसका हम वेरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम कैसे वेरिफिकेशन करेंगे कि ये व्यक्ति आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पहले ही इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि भारत के अंदर कई आतंकी समूह के जो लोग हैं क्या है बहरूपिया बनकर रह रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें, उदाहरण के रूप में हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है, एनएसए जो थे अजीत डोभाल जी हैं, वे भी क्या है दोस्तों भेष बदल कर पाकिस्तान के अंदर क्या है वो एक मुस्लिम बनकर रहे थे। क्या दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम बनकर कई वर्षों तक रहे थे और उनको कोई पहचान भी नहीं पाया था। ठीक इसी प्रकार यदि दोस्तों भारत के अंदर भी ये अवैध प्रवासियों में से ही यदि कोई आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकला तो उसका वेरिफिकेशन हम कैसा करेंगे, ये दोस्तों हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात यदि बात करेंगे दोस्तों तो भारत के अंदर हमने देखा है कि भारत के अंदर फेक आधार कार्ड, क्या दोस्तों फेक आधार कार्ड, फेक वोटिंग कार्ड की हमें बढ़ती हुई संख्या भी देखने को मिली है, जो कि लाखों की संख्या में हमें देखने को मिले। तो दोस्तों इस तरह से क्या दोस्तों हमारा जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं वे भी क्या है दोस्तों हमारे लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का या फिर आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हमें देखने को मिलेगा। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा दोस्तों यदि हम बात करेंगे, जो भारत का एरिया है तो इस साइड से क्या दोस्तों अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं। इसके कारण क्या दोस्तों हमारे जो असम, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, असम, मेघालय, मिजोरम, उसके अंदर दोस्तों क्या है वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसके अंदर हमें एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों वहाँ की जो डेमोग्राफी है वहाँ पर क्या दोस्तों हमें एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों कि वहाँ के अंदर जो बांग्लादेशियों की जो जनसंख्या है वह हमें अधिक देखने को मिल रही है, जिसके कारण दोस्तों क्या जो स्थानीय लोग थे, जो लोकल कम्युनिटी थी, उनके पास अब संसाधनों का
संसाधनों की कमी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन संसाधनों की कमी के चलते दोस्तों वहाँ पर हमें क्या है, एक सामाजिक तनाव हमें देखने को मिलेगा। और ये सामाजिक तनाव क्या है दोस्तों, हो सकता है आंतरिक असुरक्षा का रूप ले लेगा और कई प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी। सो ये दोस्तों हमें कुछ इस तरह का काम देखने को मिलेगा अवैध प्रवासन के कारण। सो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सी ए को लेकर क्या है दोस्तों, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आधी हकीकत और आधा फसाना लेकर, ठीक है। तो ना तो रूलिंग पार्टी पूरा सच बता पा रही है और ना ही हमारे विपक्षी नेता, ठीक है।